तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना गोल्ड कोर कल्टीवेशन लेवल पे पहुंच चुका था और 2 अपने हेवनली कोर भी बना चुका था। तीसरे के बहुत करीब था। अपने कल्टीवेशन में लगा हुआ था। इस दौरान उसको मास्टर 7 की आवाज़ आती है और वो उससे बुलाते हैं कि हम उस मिशन पे जाने वाले हैं, किल मिशन पे, मतलब मास्टर शेंगियन और जो बाकी लोगों को इन्हें मारना था। और ज़ू तुरंत तैयार हो जाता है अब आके। तो देखो यार, मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया कि मैं थोड़ा बाहर था काम से। और दूसरी बात भाई, व्यूज़ आ नहीं रहे। आप कमेंट में बोल लोगे कि भाई डेली वीडियो नहीं डालोगे तो व्यूज़ कैसे आएँगे? बट बात तो यही है ना यार, 3 साल से तो मैं अच्छी मेहनत ही कर रहा था। लेकिन व्यूज़ तो तुम लड़कियों को देते हो, ख़ैर क्या ही कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ़िलहाल जो ये 8 सेक्ट कोलिशन था उसमें एक हलचल थी और आसमान में हमें, नीले आसमान में ब्लैक कलर का ड्रैको लिज़र्ड को दिखाया जाता है जो कि मास्टर 7 का सवारी था। और उनके ड्रैको लिज़र्ड पे इस समय ज़ू भी अपना बैठा हुआ था। काफ़ी बड़ा मतलब स्पेस था उनका, इसे ड्रेडनॉट कहते हैं। जो ड्रेडनॉट था मास्टर 7 का, उनके 3 ड्रेडनॉट्स में से एक था ड्रैको लिज़र्ड जिसका नाम था। तो जिन्होंने भी किल मिशन को एक्सेप्ट किया था वो यहाँ पर आ चुके थे और साथ में सर ब्लड स्मेल्टर भी थे। और ड्रैको लिज़र्ड के पीछे मैंने जो 6th पीक था ना, उसका जो फोर्ट्रेस किला, वही उड़ के आ रहा था। क्योंकि मास्टर 6 को के बंदे को मारना है दुश्मन को, तो वैसे ही मारना पड़ेगा। जो उनके चोज़न डिसाइपल्स थे ना मास्टर 6 के, वो भी सभी आ रहे थे। और कोलिशन के कुछ और भी लोग थे, जैसे कि डार्क सेरेनिटी सेक्ट के लोग थे, ग्रू हंटर्स के थे, क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के भी थे। और सभी ने इधर से ही अपने टैबू ट्रेजर को रखा हुआ था कि भाई कभी भी ज़रूरत पड़े यूज़ करना है। देखो सबके अपने-अपने वेपन थे। जैसे मास्टर 7 अपना ड्रैको लिज़र्ड लेके चल रहे थे, वैसे ही ग्रू हंटर वाले एक बड़ा-सा ग्रू दिखता है 24,000 मीटर का, जिसके ऊपर लेके उड़ रहे थे। और इस मिशन के लिए ना ये स्वॉर्ड सीज़ वालों ने भी बता दिया था कि चीज़ें क्लियर हैं और अगर नाइट डो वाले प्रकट होते तो वो लोग इसके बीच में आएँगे। और जब वो लोग लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे ना, वो जो जिसकी वज़ह से पूरा यहाँ पर करप्शन फैल गया था, वो जो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड की लाइट, उसे भी काउंटर करने का तरीका उनके पास है। ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो प्रेसिडेंट थे वो दे चुके थे। तो 7 ब्लड आइज़ वाले उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे जिधर मास्टर शेंगियन वगैरह दिखे थे और प्रेशर किया था एक्चुअली जो अपने सर ब्लड स्मेल्टर है, क्योंकि उनका पोजीशन भी ऊपर है। उनका यही था कि भाई हम तो बदला इनसे ही लेंगे। तो वो बंदा जो था ना मास्टर शेंगियन वगैरह, इस समय यंग आर्बिटर सेक्ट की तरफ थे। और देखो यंग जो ये आर्बिटर सेक्ट है, वो जो सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी है, उसका एक छोटा-सा ब्रांच बोल सकते हो। हर साल इनके 4 डिसाइपल को प्रमोट करके सुप्रीम आर्बिटर सेक्ट में डाला जाता है। अब बात ऐसी थी कि देखो शेंगियन ने धोखा दे दिया था अपने सेक्ट को, तो उन्हें यंग आर्बिटर सेक्ट वालों ने रिक्रूट कर लिया था, क्योंकि बंदे का नाम तो पहले से ही था। अब एक ही मैटर था कि इनको निपटाने जा रहे हैं, तो नाइट डॉव और उसका वो जो लॉर्ड प्रकट हुआ था, क्या वो आएँगे, नहीं आएँगे? ज़ू भी इन चीज़ों के लिए तैयार था। तो फिलहाल टेलीपोर्टेशन चमकता है और ड्रैको लिज़र्ड यहाँ से गायब हो जाता है और काफ़ी दूर में प्रकट होते हैं। मूनफॉल प्लेन करके एक जगह था वहाँ पर। और जब तक, क्योंकि यहीं पर था ना यंग आर्बिटर सेक्ट, वो लोग वहाँ के लोग रिएक्ट कर पाते हैं। ड्रैको लिज़र्ड प्रकट होता है। उसकी ऑरा से ही ना भाई पूरी चीज़ें हिल जाती हैं। उधर जो सी ज़ॉम्बी एंसेस्टर लैंड था ना, वहाँ पर 14 ज़ॉम्बी एंसेस्टर की आँखों में चमक आता है। वो जो ब्रॉन्ज़ मिरर था, जो इनका अपना वेपन था, टैबू वेपन, वो एक्टिवेट हो जाता है और एक ब्लड कलर लाइट पूरी तरह से यहाँ पर फैलने लगती है। और यहाँ पर जो भी डिसाइपल्स हैं उनका चेहरा बदलने लगता है, मानो उनके अंदर परिवर्तन आ रहा था। गोल्ड कोर कल्टीवेटर्स के कोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन नासेंट सोल लेवल का बंदा ऐसा फील करता है कि उसकी शरीर में परिवर्तन आने लगा है। और सेक्ट लीडर भी यहाँ का अचंभित हो जाता है। और ऐसी बात नहीं थी, देखो सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी ने बोला था कि टॉर्च लाइट वाले इन्वेड कर रहे हैं, तो यंग आर्बिटर सेक्ट को मना किया था किसी को ऐसा हायर करने के लिए। और इस समय उनका सेक्ट लीडर बोलता है तुरंत कि ये जो ब्लैकिश कलर की जिनके अंदर से एनर्जी आ रही है ना, इन्हें मार दो, ये टॉर्च लाइट के एजेंट्स हैं। लेकिन जैसे वो बोलते हैं, ब्लड स्मेल्टर कहते हैं तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी ऑरा से इन सभी को निपटाने लगते हैं। और डायरेक्टली क्यों निपटाना है, तो मास्टर 7 भी आदेश देते हैं और जो भी इनके डिसाइपल्स हैं जैसे अपना जोकिंग वगैरह, वो भी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ब्रॉन्ज मिरर की वजह से उनका चेहरा दिखने लगा था कि वो लोग मतलब टॉर्च लाइट से जुड़े हुए हैं। और एक और हैंडसम बंदा दिखाया जाता है जिसके अंदर से भी वही सेम कुछ ब्लैकिश ऑरा रिलीज़ हो रही थी और ये गोल्ड कोर लेवल का कल्टीवेटर था, हैंडसम था, कोई और नहीं था, मास्टर सेंगियन था। पहले से उसकी हालत ख़राब थी और उसको मालूम था कि भाई अब बच नहीं सकता वो। राइट टाइम में उसके अभी भी गोल्डन क्रो की ऑरा चमक रही थी, हालाँकि पहले से काफ़ी डिम हो चुकी थी। और अब ये ऑरा जो थी, लेकिन इसके एटलीस्ट कंट्रोल में थी। इसका खुद का अब ये गोल्डन क्रो आई था और ज़ू इसी की तरफ बढ़ता है। उसका उद्देश्य साफ था कि इस बार इसको तो नहीं छोड़ूँगा, मारना ही मारना है। और इस दौरान देख भी लेता है शेंगियन, भागने को देखता है, उसकी आंखों में कुछ मैजिकल सिंबल्स चमकते हैं, लेकिन ज़ू बहुत तेज था। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, ये जो पूरा एरिया था ना, वहाँ पर अचानक से ज़मीन में दरार होने लगता है और बड़े-बड़े बड़ा-सा हाथ निकलता है बाहर भाई, 300 मीटर साइज़ में था और उस पर कुछ मैजिकल सिंबल्स बने हुए थे। और हाथ बाहर निकलने के बाद ना फिर से ज़मीन पे मारता है, तो मानो भूकंप सा आ जाता है।
और आराम से भाई नासेंट सेल के तो सोल के तो ऊपर एक थी। और एक हमें ब्लैक कलर का कॉफिन दिखता है जिसके ऊपर में 2 लोग दिखाई देते हैं। एक बैठा हुआ था और एक खड़ा था। ये वही लोग थे, टॉर्च लाइट के लोग। लेकिन वो लोग नहीं थे, वो प्रिंस ऑफ वायलेट एंड सियान भी नहीं था और नाइट ऑफ वाला भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग बोलते कि यार हमारे मास्टर और हमारे लॉर्ड सही थे कि ये लोग हमें ढूँढ लेंगे। तो गेस कर लेते हैं कि पक्का है इसका मतलब इट्स ए कोलिशन वाले, तीनों जो हमारे अलग-अलग लोकेशन है वहाँ पर भी अपने लोग भेजेंगे। तो ये जो लोग थे ना, ये भी टैलेंटेड लोग थे, ये जो 2 लोग थे। ये टॉर्च लाइट के कॉन्क्लेव एजेंट्स थे। मतलब जैसे कि कॉन्क्लेव डिसाइपल्स होते हैं, वैसे ही कॉन्क्लेव एजेंट्स। और मास्टर 7 की नज़रें अब इन दोनों पर फ़ोकस हो जाती थी। और मास्टर 7 इस दौरान वो जो पहाड़ी जैसा जायंट निकला था ना, जिसने हाथ सब बाहर फाड़ के, उसकी पर फ़ोकस करते। उनकी आँखों में एक मैडनेस था। उधर वो जो 2 बंदे बैठे हुए थे उस सैंड पे, वो भी अपने अटैक लॉन्च करते। और इस क्लैश के दौरान पहले तो सैंड का जो राइट आर्म था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों एजेंट भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि 7th के एक अटैक में एक तो वो जायंट पीछे गए था और इन दोनों ने भी मिलकर अटैक किया था। फिर भी ये तीनों पीछे गए थे। इधर जो भी टॉर्च लाइट के एजेंट थे यंग आर्बिटर सेक्ट में, वो भी भागने को देख रहे थे। और देखो टैबू ट्रेजर जो था 7 ब्लड आइज का, वो वैसे भी काफ़ी खतरनाक था। तो इनके लिए बच के भागना मुश्किल था। और बाकी उधर जो 3 अलग-अलग इनके और लोकेशन थे, वहाँ पर डार्क सेरेनिटी सेक्ट, दूसरे पे क्रू हंटर और तीसरे पे क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट वाले जा चुके थे। और वहाँ के कॉन्क्लेव एजेंट से बैटल कर रहे थे। चारों लोकेशन पे भयंकर बैटल था। बट लोग फिर भी चौकन्ने थे क्योंकि टॉर्च लाइट वाले बहुत खतरनाक लोग थे। और अज़ू तो इस दौरान पूरा गुस्से में था ही। उसने वही वॉयलेट कलर का रोब पहना हुआ था और लिमिटलेस क्राउन तो था ही उसके सर के ऊपर। तो ज़ू जब पीछा कर रहा था शेंगियन का, इस दौरान ही गोल्ड कोर टॉर्च लाइट का बंदा आता है और सीधा अपने ग्रो ग्लूम आर्ट को यूज़ करता है। मतलब इसका हाथ जो कि अदृश्य सा हो जाता है और सीधा उस बंदे के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है और उसके हेवनली पैलेस के कोर को ही निकाल लेता है और ज़ू उसे एब्सॉर्ब कर जाता है। और ज़ू उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसकी बॉडी का जो हो रहा था वो तो गोल्डन क्रो एब्सॉर्ब कर जाता है। बीच में एक बर्ली मैन आता है, ये उसे भी निपटा देता है। अब जो पहले बंदे इसको मिलते हैं वो 1 पैलेस कल्टीवेटर मिलते हैं। अब जो सामने ये तीसरा आता है वो 2 पैलेस वाला था और उसके अटैक को तो पहले ब्लॉक करता है और फिर एक पंच मारता है। पंच खतरनाक था भाई, वो बंदा खुद खून की उल्टी करने लगता है। देखो तो दोनों का कल्टीवेशन सेम था क्योंकि ज़ू भी 2nd पैलेस कल्टीवेटर ही था और ये बंदा भी। बंदा भागने को देखता है लेकिन लेट हो चुका था और ज़ू इसे भी डिवोर कर जाता है। और साथ में देखो वैसे भी पॉइजन्स थे, बीटल्स थे, बहुत सी चीज़ें थी भाई के पास और उसके भी गोल्ड कोर को निकाल के एब्सॉर्ब कर जाता है। और जो भी गोल्ड कोर कल्टीवेटर देखता था ना 3-3 हेवनली पैलेस वाले, तो उन्हें अब उनसे दूर हटता था क्योंकि उसका ध्यान मेनली था शेंग्योन पर। और शेंग्योन इस समय भागता ही जा रहा था आगे आगे और बहुत तेजी से बढ़ता अपने गोल्डन क्रो की ऑरा यूज़ करके। और अब जा करके इसके और शेंग्योन के बीच की दूरी बस 600 मीटर थी। मास्टर शेंग्योन समझ चुका था कि फाइट करना ही पड़ेगा, भाग नहीं पाएगा। तो अपने हेवनली पैलेस की ऑरा रिलीज करता है और कुछ थर्ड वाली ऑरा ज़ू की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा मुक्का मारता है उसके चेस्ट की तरफ एम करके। शेंगन तुरंत अपने डिफेंसेस एक्टिवेट करता है और ज़ू को इस दौरान मास्टर 6 की याद आती है कि कैसे वो मरे होंगे। अब इसे भड़ास तो निकालनी थी, चलो ठीक है, सामने वाला ये क्राउन प्रिंस नहीं है वायलेट एंड सियान वाला, बट जो भी है फुल पावर में अटैक करता है और शेंगन इस दौरान पीछे चला जाता है। इतना खतरनाक अटैक था ब्लॉक करने के बावजूद। और शेंगन अचंभित हो जाता है क्योंकि ज़ू रुकता नहीं, तुरंत हेवनली सैबर को प्रकट करता है और अपने 9 फोल्ड सुनामी वाली ऑरा को रिलीज करता है। और इस दौरान जो ज़ू के बीटल्स थे वैसे भी शेंग्योन के डिफेंसेस को तोड़ते जा रहे थे। जैसा ही इसका एक अटैक पड़ता है ना, बीटल्स इसके छाती में जाने लगते। और खास करके ज़ू का वो अटैक जो 9 फिस्ट ये इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि इसके मास्टर ने मना किया था, सामने कहीं तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ऐसा अटैक है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मारो तो सीधा खत्म, क्योंकि इससे आप उसके हेवनली पैलेसेस को, इवन आप अगर लाइफ फ्लेम वाला बंदा तो उसके लाइफ फ्लेम्स को, धर्मापर्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और ज़ू वही करता है। अटैक इतना पावरफुल था ना कि उस बंदे के 8 हेवनली पैलेसेस थे, इल्यूजनरी थे, बने नहीं थे, कॉर्पोरियल नहीं थे, वो एक ही मुक्के में फट जाते हैं। उधर मास्टर 7 भी खूंखार बैटल कर रहे थे। उनके अंदर गुस्सा क्या था कि वो चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बंदे हैं टॉर्च लाइट वाले आएंगे और उसकी वजह से मास्टर 6 मारे जाएंगे। और उनके हिसाब से प्रॉब्लम इसलिए भी हुआ क्योंकि वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, मतलब उनका भी बैटल प्रोवेस उतना काफ़ी नहीं, तो वो भी गुस्से में तो थे ही। और उनके मुक्कों से वो जो जायंट था उसकी बॉडी पूरी क्रैक्ड हो जाती है। लेफ्ट हाथ को भी ये तोड़ देते हैं, पैर को भी, टॉर्सो वाला जो भी एरिया होती है। दोनों जो टॉर्च लाइट वाले एजेंट्स ना अचंभित हो जाते कि किस लेवल पे ये बंदा। फाइनली के मुंह से निकल जाता कि ये बंदा आराम से स्पिरिट ट्रोव के ग्रेट सर्कल में है। और ये दोनों अब भागने को देख, उधर ब्लड स्मेल्टर आसमान से देख रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर थे तो बैटल तो वन साइडेड ही था। देख रहे थे कोई और टॉर्च लाइट का एजेंट आएगा नहीं आएगा। इधर ज़ू मास्टर सेंग्यून के 121वें धर्मापर्चर को एक्सप्लोड करा देता है और 8 हेवनली पैलेसेस को। शेंग्यून की आंखों में नफरत को देखा जा सकता था कि कभी वो कोलिशन का नंबर 1 चोजन डिसाइपल था
आराम से उसके हिसाब से वो एंशिएंट टेम्परर टाइप लेवल पे चाहता है या इमॉर्टल्स जो होते हैं, तो वो भी एकदम गुस्से में पागल होते जाता है। अब उसके साथ जो चीज़ें हुई, एक तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को यूज़ किया, फिर इवन वो जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं से यूज़ ही किया था। तो बदला कहाँ निकालेगा ये? तो ज़ू पर निकालता था और बड़ी बात ये कि ज़ू के दिल में लाइट कैसे है? इसको उस बात से और गुस्सा आता था। उसके हिसाब से अब एक ही ऑप्शन था कि गॉड बन जाए वो, लेकिन ज़ू यहाँ भी आ चुका था। उसके भाई धर्मा, परचर्स, हेवनली पैलेस को भी तोड़ चुका था। मास्टर शेंगे ने स्माइल करा और जो एक पंच मारता है तो वो तैयार था, अपने मुक्के को वो भी आगे बढ़ाता है और उसका राइट हैंड एक्सप्लोड कर जाता है। लेफ्ट हैंड से कुछ टेक्निक्स यूज करता है और बहुत सारी तलवारें जू की तरफ पढ़ाता है। टेक्निक था उसका डार्क हेवन, ब्लड फिंड स्वॉर्ड, और दूसरा भी जो उसका तलवार था सोल स्वीपिंग, डेविल क्रशिंग स्वॉर्ड, ये उससे भी यूज कर देता है। और तीसरा भी जो नॉर्थ कोस्ट था, लेकिन जू भी इग्नोर करता है इन तलवारों को। ऊपर से जो तलवार आ रहा था उसे एक ही हाथ से पकड़ के तोड़ देता है, साइड से जो तलवार आ रहा था उससे भी। और जो वो ईट घोस्ट प्रकट होते जो तलवार निकालते थे, ज़ू के ऑरा से ही वो चीखने लगते और इस समय ज़ू अपने वही डाउ सीजिंग आर्ट को यूज़ करता है। इसका हाथ अदृश्य सा हो जाता है और शेंग्यून की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। शेंग्यून ने ये चीज़ें होते हुए देखा था, ट्राई करता है कि वो यहाँ से निकल पाए, खोपड़ी से ज़ू को मारता है और ज़ू इस दौरान अपने हाथ से इस शेंग्यून के एक सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इसका जो हेवनली पैलेस था उसे ढूंढ लेता है। तो शेंग्यून का जो देखो 8 जो भी थे उसके हेवनली पैलेस, उसमें से एक था सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये हेवनली कोर के फर्स्ट लेवल पे और जो उसे पूरा उखाड़ देता है, निकाल देता है। और इसके गोल्ड कोर में अच्छी खासी एनर्जी थी क्योंकि बंदा था टैलेंटेड यार, जो भी हो। और शेंगन एकदम दर्द के मारे कराहने लगता। फिर भी वो हार मानने को नहीं तैयार था, बहुत गुस्से में और अपने पीछे में ना गोल्डन क्रो वाली ऑरा प्रकट करता है। जैसे ही प्रकट करता है, जू का जो गोल्डन क्रो था वो फोकस्ड हो जाता है और जू इस दौरान शेंगन को ना बाल से पकड़ता है और छाती पे मारते जाता है। और उसके सोल पर ना पैट्रियार्च की नजर थी, लालच के मारे वो देख रहे थे। 3-4 पंच में तो बंदा लगभग मर चुका था और उसके जो गोल्डन क्रो था उसको तो जू का क्रो एब्सॉर्ब कर जाता है। और जो क्रो के पीछे पूंछ बनती है ना, 10वां पूंछ भी आ जाता है, 11वां, 12वां, 13वां भी आ जाता है। तो फाइनली जू का जो ये इंपीरियल क्लास टेक्निक था, गोल्डन क्रो, मेरियाड स्पिरिट, वो सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका था और साइज भी ना पहले का 2 गुना हो जाता है। तो देखो भाइयों, कल से मतलब आज से ही मैं रेगुलर हो जाऊँगा क्योंकि अभी अब मैं 3-4 महीने कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो बस भाई वीडियोज़ भी थोड़े शेयर करो, थोड़े व्यूज़ आएँ, कम से कम 3000 तक आने लगेगा तो मैं भी थोड़ा और मोटिवेटेड रहूँगा क्योंकि 2000 जाते-जाते भाई अभी हम ख़त्म हो जा रहे हैं। तो थोड़ा तुम लोग भी कोशिश करो। और अभी जो उसकी फायर की ऑरा थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उस सी ऑफ फ्लेम्स के बीच में ज़ू तो अलग ही खतरनाक दिख रहा था। अब देखो जैसे ज़ू का पावर बढ़ रहा है तो इसके गोल्डन क्रो का भी पावर बढ़ रहा है। पहले गोल्डन क्रो एक लाइफ फ्लेम के बराबर इसको पावर देता था, बैटल प्रोवेस, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी थी। इसकी जो फिजिकल भी बॉडी थी ना वो 6 फ्लेम के बराबर हो चुकी थी। मतलब बॉडी में भी इसके परिवर्तन हो रहा था, हड्डियाँ, मसल्स वगैरह और तगड़े हो रहे थे। जितने भी लोग थे यहाँ पर, चाहे सेवन ब्लड आइज को या टॉर्च लाइट वाले, वो भी इसकी तरफ एक बार को देख ही लेते हैं। अब ज़ू के हिसाब से तो शेंगन को मर जाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ लगता है, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि शेंगन लगभग मर ही चुका था। उसके पिताजी कहीं नहीं दिखते हैं क्योंकि यार ऐसा थोड़ी हो जाएगा। उसके पिताजी ने पूरा कांड किया था अपने बेटे के लिए, चूटियान कुन ने, और अपने बेटे शेंगन को छोड़ के कैसे भाग सकते। और शेंगन भी थोड़ा अलग दिख रहा था। पूरे बैटल के दौरान उसने कुछ कहा नहीं था, चीखने वगैरह के अलावा, और जो इसके खोपड़ी को ही उखाड़ देता कि शेंग्यून के मुंह में कोई जीव नहीं था। बड़ी बात तो ये थी। और उसको याद आता है कि जब शेंग्यून वो डार्क स्पिरिट एविल डोर को खोलता तो एक बड़ा सा जीव निकलता था और वो चीज दिखाता था ना, वो जब दरवाजा खोलता था कि इंसान के दिल में क्या है। शेंग्यून के दिल में ना एक जीव दिखता था और यहाँ पर वो इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है कि शेंग्यून मर भी चुका है और उसके मतलब मुंह में जीव नहीं है। और अचानक से यहाँ पर एक खतरनाक फ्लक्चुएशन होता है। वो जो जायंट था ना उससे वो साउंड आता है। मास्टर सेवेंथ के अटैक की वजह से अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जो ब्लैक कॉफिन था उसके छाती पर अब वो अब दिखता है। उसमें से एक अलग ही साउंड आ रहा था, जू भी उस तरफ देखता और दोनों वो जो कल्टिवेटर थे, कॉन्क्लेव एजेंट्स, वो भी इस दौरान पीछे भागते लेकिन इस दौरान कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे वो भी उस बॉक्स को देख और वो कॉफिन जो था ना हिलने लगता है। उसमें से मानो एक अलग ही आवाज आ रही थी। आवाज इतनी खतरनाक थी, जितने भी डिसाइपल्स थे उनके कान से खून आने लगता है और इस समय जो भी डिसाइपल्स है वो पीछे हटने लगते हैं। मास्टर सेवेंथ भी ध्यान से देखते हैं, ब्लड स्मेल्टर की आंखों में भी एक चमक आ जाता है। फाइनली वो जो ढक्कन था वो एक्सप्लोड कर जाता है। उसमें से वही गॉडलीनेस टाइप की ऑरा निकल के आती है। 2 हाथ बाहर निकलते हैं, इंसानों के जैसे वो हाथ दिख रहे थे और फिर उसकी बॉडी दिखती है तो आंख दिखते हैं। आंख से ही नहीं, बस मतलब कंकाल था लेकिन आंख जहाँ होता है वहां दिख रहा था कि कुछ है। और मुंह उसका दिखता है, उसमें एक लाल जीव दिखती है, जीव में मानो ब्लड था भाई। अब जब ये कंकाल बाहर निकलता तो अलग ही ऑरा उसकी चमक रही थी और वो जो उसमें जीव दिख रहा था ना वो वही जीव था मानो जो शेंग्यून का जीव था। और करप्शन यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ना शुरू होता है। मासा सेवन इस दौरान देखते हैं, अच्छा तो टॉर्च लाइट वाले ऐसा कर सकते हैं, पावर ऑफ अ गॉड। इन चीजों के बारे में मैं कब से खोज रहा हूँ, मानना पड़ेगा टॉर्च लाइट वालों को।
तुम लोग गॉड के पावर को यूज़ करना चाहते हो, एक गॉड बनाना चाहते हो, लेकिन तुम लोगों को अभी बहुत आगे तक जाना है, मतलब अभी बहुत पीछे हो। और इस दौरान वो पैट्रियार्क से कहते हैं कि अब टॉर्चलाइट यहाँ पर किसी को भेजने नहीं वाला है, तो हम अपने प्लान को अंजाम दे सकते हैं। इस बॉडी को हम कैप्चर कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल बॉडी को, और हम इसे अपने सेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान वो जो लाश थी, वो और चीखें मारती है और करप्शन और तेज़ी से फैलना शुरू होता है। उसे मानो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर टैबू ट्रेज़र है, क्या है। लाश इस दौरान आसमान में प्रकट होता है। उसके सामने प्रकट होते हैं ब्लड स्मेल्टर। बहुत सारे लाल धागे निकलते हैं जो कि इस लाश को मर्ज होकर के एक मुक्का सा मारते हैं। लाश की आँखों में गोल्डन लाइट चमकती है। जैसे ही ना ब्लड स्मेल्टर का मुक्का मानो उसको हिट करने वाला, वो उसके आर-पार निकल जाता है कि मानो ये लाश यहाँ पर है भी और नहीं भी है। इस दौरान दूर में गुरु स्नीदर भी प्रकट होती। वो गायब सी थी और इस समय का वेट कर रही थी और वो भी अचंभित थी, कैसा? और वो कहती हैं कि ब्लड स्मेल्टर आपका दामाद, यानी कि वो मास्टर सेवंथ की बात करती है कि वो सही है। टॉर्चलाइट गॉड जैसी पावर को यूज़ करके गॉड जैसा कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं वो लोग। लेकिन जो भी है, गॉडलीनेस के ऑरा की वजह से ये जो भी रहा होगा, उसके माइंड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और वो भी इस दौरान अपने राइट हैंड को आगे बढ़ा के एक फ़ोर्स जनरेट कर दी और ये जो डायमेंशन में एग्ज़िस्ट कर रहा था कॉर्प्स, उसकी तरफ अपने जो ब्लड स्मेल्टर थे वो भी अटैक करते। अब दोनों मिल के अटैक कर रहे हैं। मास्टर सेवंथ की आँखों में भी एक चमक आता और एक लाल पेड़ सा प्रकट होता है। उधर जो अपना ब्रॉन्ज़ स्टैचू था ना, वो भी चमकता है, जो ब्रॉन्ज़ मिरर था इनका पुराना ट्रेज़र, टैबू ट्रेज़र। 14 ज़ॉम्बी एंसेस्टर की आँखें एक साथ खुलती। और देखो जो अभी यूज़ कर रहे थे मास्टर सेवन टैबू ट्रेजर, वो सोरिंग क्लाउड्स बढ़ सकते हैं क्योंकि आधा तो इन लोगों ने हथिया ही लिया था। और इनके पावर की वजह से ये जो दो टॉर्च लाइट के कॉन्क्लेव एजेंट्स हैं और बाकी भी थे, वो खून के उल्टे करने लगते। और मास्टर सेवन को पहले ही उन्होंने गेस कर लिया था कि टॉर्च लाइट वाले करना क्या चाहते हैं, इसीलिए इस मिशन में वो पहले आए थे। क्योंकि देखो अगर टॉर्च लाइट आगे आएगा तो स्वॉर्ड सेज वाले आगे आ जाएंगे, और अगर वो लोग नहीं आएंगे टॉर्च लाइट वाले, मतलब यहाँ पर उन्होंने कोई खतरनाक चीज़ छोड़ा है। उस चीज़ को अगर हम हासिल कर लें तो वो बहुत काम आएगा, टॉर्च लाइट के खिलाफ ही। जैसा कि उन्होंने ज़ोकिंग को कहा था कि एक बड़ी महान टाइम आ रहा है, बहुत सारे ना टैलेंटेड लोग प्रकट होंगे, लेकिन वो चीज़ें ऐसे ही प्रकट नहीं होती। मास्टर सेवन खुद भी चोज़न कल्टिवेटर थे, लेकिन वो कल्टिवेटर्स चोज़न हों, लेकिन ऊपर तक जाना आसान नहीं होता है। देखो अभी जैसे आप शेंगियन को देख सकते हो, चोज़न था, चोज़न में भी टॉप चोज़न में गिन सकते हो, लेकिन कहाँ ऊपर तक गया। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।